नमस्कार साथियों, मित्रों और छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों का ललित गोयल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राधा कमल मुखर्जी, जो कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल के 6 सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में जो है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी या भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत में ये शामिल है। इसके साथ साथ पीजीटी के सिलेबस में भी राधा कमल मुखर्जी या हायर के एग्ज़ाम में भी राधा कमल मुखर्जी का योगदान पूछा जाता है। इसके साथ साथ नेट में भी, यानी कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इनके बारे में क्वेश्चंस ना आते हों। तो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, हर दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी का योगदान बहुत ज़्यादा है भारतीय समाजशास्त्र में। ये भारत के सोरोकिन भी इनको कहते हैं। इनका जन्म जो है 7 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के बरहमपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1968 में हुई थी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुलपति भी रहे 1955 से 58 तक, और इनको भारत का सोरोकिन कहा जाता है। यानी जितना विश्व के समाजशास्त्र में सोरोकिन का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, रोल है, जो काम किया सोरोकिन ने, उतना ही लगभग हिंदुस्तान में इनका काम है सोरोकिन के समतुल्य। इसीलिए इनको भारत का सोरोकिन भी कहा जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो समाजशास्त्र विभाग खोला गया था, उसके पहले विभागाध्यक्ष भी ये रहे थे। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो हम लगाएंगे राधा कमल मुखर्जी। और भारत का सोरोकिन किसे कहा जाता है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। जन्म पर तो आता ही है। अब देखते हैं इनकी जो फेमस बुक हैं या इम्पोर्टेंट बुक हैं, उसमें देखिए पहली बुक है डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट। डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट 1923 में लिखी गई, इनकी बहुत फेमस बुक है। दूसरी बुक है मैन एंड हिज हैबिटेशन, 1940 में ये बुक लिखी गई थी। तीसरी बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। इस बुक का तो कोई जवाब ही नहीं है, यानी आप समझ लीजिए ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ 1949 में राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स 1951। उसके बाद द इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में इसका फर्स्ट एडिशन आया, और उसके बाद 1951 में इसका नेक्स्ट एडिशन आया। और फिर इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है उसमें द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। इन्होंने, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों पर बहुत काम किया था, इसीलिए मूल्य से संबंधित जो इनकी दोनों किताबें हैं वो अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हालांकि सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़। अब देखते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, उसमें एक इनका सिद्धांत है समाज का एक सामान्य सिद्धांत, यानी ये जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बारे में जो इनके विचार हैं, जो इन्होंने समाज के बारे में कहा है, उसका इन्होंने एक नॉर्मल या सामान्य सिद्धांत उसको बोला जाता है, समाज का एक सामान्य सिद्धांत। दूसरा इनका सिद्धांत है समाज का महाविज्ञान, यानी मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी। मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी, इसको स्वामी विज्ञान यानी महाविज्ञान को स्वामी विज्ञान भी कहते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वामी विज्ञान की अवधारणा किसने दी, या स्वामी विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, या समाज का महाविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, या मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी किसने दिया। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा इनका जो सिद्धांत था वो सामाजिक परिस्थिति विज्ञान यानी सोशल इकोलॉजी पर इन्होंने बताया। सोशल इकोलॉजी यानी समाज का परिस्थिति से क्या सा संबंध है और किस तरीके से जीवन व्यक्ति का चलता है, संस्कृति सामाजिक संरचना किस तरीके से डेवलप होती है, उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। सोशल इकोलॉजी ये पहले इनकी अवधारणा थी, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसमें उन्होंने 2 तरीके की पारिस्थितिकियों की बात की है, एक व्यावहारिक पारिस्थितिकी और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है प्रादेशिक समाजशास्त्र, यानी समाजशास्त्र एक नया टाइप का सोशियोलॉजी विषय जो है उनके द्वारा अवधारणा दी गई, वो रीजनल सोशियोलॉजी। ये रीजनल सोशियोलॉजी क्या है? उनका कहना यह था, राधा कमल मुखर्जी का, जगह या भौगोलिक क्षेत्र, कार्य व समय तथा जनता के आपसी संबंधों का ये समाजशास्त्र अध्ययन करता है। यानी इस समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? जगह यानी क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र,
कार्य व समय तथा जनता के आपसी संबंधों का ये जो विषय अध्ययन करता है उसको प्रादेशिक समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये चारों सिद्धांतों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ढंग से अच्छे से पढ़िएगा। सोशल इकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वामी विज्ञान मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी, ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अब इनका एक और सिद्धांत इसमें है, मूल्यों की सामाजिक संरचना, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, इनका सिद्धांत है। इसमें इन्होंने मूल्यों के बारे में बताया है, मूल्य की परिभाषा दी है। मूल्य क्या है? मूल्य इनके अनुसार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य, इच्छाएं मतलब डिजायर्स और लक्ष्य मतलब गोल्स हैं, जिनका आंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं और आगे चलकर वही मूल्य का रूप धारण कर लेते हैं। यानी मूल्य क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य, डिजायर्स और गोल जो है जिनका व्यक्ति सीखता है समाजीकरण के माध्यम से, और फिर वे जो है व्यक्तिनिष्ठ अधिमान प्रेफरेंसेस मान अभिलाषाएं बन जाती हैं, आगे चल के वही मूल्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें याद रखें डिजायर्स एंड गोल, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी के साथ इन्होंने बोला है समाज मूल्यों का ही संगठन है। बहुत बार ये छोटा सा स्टेटमेंट है, किसका पूछा जाता है? समाज मूल्यों का ही एक संगठन है, यानी समाज का निर्माण मूल्यों से ही हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने जो है मूल्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने दो तरीके के मूल्य बताए हैं, एक साध्य मूल्य और दूसरा साधन मूल्य। साध्य मूल्य को इंट्रिंसिक मूल्य बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा साधन मूल्य को इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बोलते हैं। इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंग्लिश पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बार बार कहता हूँ अपने वीडियोस में, हिंदी जो है डिफरेंस हो सकती है लेकिन इंग्लिश सेम रहेगी, इंग्लिश वर्ड। तो महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं या जो शब्द हैं डेफिनेशंस में आ रहे हैं, उस पर इंग्लिश वर्जन में इसीलिए साथ साथ लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। तो साध्य मूल्य क्या होते हैं? साध्य मूल्य अमूर्त होते हैं या लोकातीत होते हैं, ट्रांसीडेंट होते हैं। अमूर्त, इनका कोई स्वरूप नहीं होता, कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई रंग कलर इनका नहीं हो सकता, इनको छूना चाहे तो नहीं छू सकते, इसलिए ये अमूर्त होते हैं साध्य मूल्य। लोकातीत का मतलब ये होता है, ये एक तरीके से जिसको कहेंगे हम लोग कि ये थोड़ा सा आपके आत्मा से जुड़े होते हैं, यानी आत्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, आध्यात्मिक टाइप के मूल्य होते हैं, उसको लोकातीत मूल्य बोलते हैं। दूसरा साध्य मूल्य के बारे में है, वे लक्ष्य तथा संतोष हैं। साध्य मूल्य वे लक्ष्य तथा संतोष, लक्ष्य को कहते हैं गोल्स और संतोष को कहते हैं सेटिस्फेक्शन। देखिए ऊपर उन्होंने जो अर्थ दिया है मूल्य की परिभाषा, वो इच्छाएं तथा लक्ष्य, इच्छाएं मतलब डिजायर्स एंड गोल है, और यहाँ गोल्स एंड सेटिस्फेक्शन है। गोल्स तो सेम है लेकिन वहाँ डिजायर है और यहाँ सेटिस्फेक्शन है। तो लक्ष्य, वे लक्ष्य तथा संतोष एंड गोल्स एंड सेटिस्फेक्शन है जिन्हें मनुष्य अपने लिए स्वीकार करता है। यानी जो मनुष्य आगे बनना चाहता है, जो वो सोचता है समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में, जो वो सोचता है या जो वो आगे डिसाइड करता है या उसको टारगेट बना लेता है, करता है, जिन्हें मनुष्य अपने लिए स्वीकार करते हैं, वह साध्य मूल्य होते हैं। अब ये साध्य मूल्य हैं, स्वयं साध्य होते हैं, ये स्वयं साध्य होते हैं, यानी खुद से ही जनरेट होते हैं। धीरे धीरे जब हम सामाजिक मूल्यों को सीखते जाते हैं, सामाजिक वैल्यू, सामाजिक संरचना में संस्कृति को सीखते जाते हैं, तो उन्हीं में आपस में आदान प्रदान होता है समाज और व्यक्ति में, धीरे धीरे करके मूल्य का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और जो हाई क्वालिटी के उच्च स्तर के मूल्य होते हैं वो साध्य मूल्य बन जाते हैं। और इन्हीं साध्य मूल्यों को ये बोलते हैं सत्यम शिवम एवं सुंदरम से संबंधित मूल्य जो स्वतः ही पूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी इस पे क्वेश्चन देखिए पूछ लिया था, सत्यम शिवम सुंदरम से संबंधित मूल्य कौन से हैं, तो वो साधन है या साध्य है, तो हम लोग लगाएंगे साध्य मूल्य। और ये उच्च स्तर के मूल्य होते हैं, हाई क्वालिटी के ये मूल्य होते हैं। इनका स्तर अगर साधन और साध्य से तुलना की जाए तो साध्य मूल्य उच्च स्तर के मूल्य होते हैं। तो याद रखिए, देखिए इसमें सभी जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये अमूर्त होते हैं, लोकातीत होते हैं, लक्ष्य तथा संतोष हैं जिन्हें मनुष्य अपने लिए स्वीकार करते हैं, स्वयं साध्य होते हैं, उच्च स्तर के मूल्य होते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम से संबंधित मूल्य जो स्वतः ही पूर्ण है। अब आते हैं साधन मूल्य पर, इंस्ट्रूमेंटल मूल्य। तो ये इंस्ट्रूमेंटल मूल्य क्या है?
ये वे मूल्य हैं जो लक्ष्य तथा संतोषों की प्राप्ति के साधन के रूप में होते हैं। यानी जो साध्य मूल्य व्यक्ति या समाज ने बनाए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी साधन प्रयोग किए जाते हैं, वो साधन ही साधन मूल्य है। वो साधन ही क्या है? साधन मूल्य है। ये विशिष्ट प्रकार के होते हैं और अस्तित्वात्मक होते हैं। विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक, अस्तित्वात्मक मतलब एग्जिस्टेंशियल होते हैं, यानी इनका एग्जिस्टेंस होता है। और कुछ साधन मूल्य जैसे स्वास्थ्य साधन मूल्य है, संपत्ति साधन मूल्य है, सुरक्षा साधन मूल्य है, सत्ता, पेशा, परिस्थिति आदि से संबंधित मूल्य जो है साधन मूल्य की कैटेगरी में आते हैं। तो साध्य और साधन पे अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल दो मूल्य हैं, इसको अच्छे से करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वास्थ्य किस प्रकार का मूल्य है, या स्वास्थ्य से संबंधित मूल्य साधन है या साध्य है, तो हमको लगाना पड़ेगा साधन मूल्य है। ठीक है। या पूछ लिया जाता है कि भाई अस्तित्वात्मक मूल्य कौन से होते हैं, साधन हैं या साध्य हैं, या विशिष्ट मूल्य कौन से हैं, साधन हैं या साध्य हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। अब देखते हैं इन्होंने जो मूल्य की सामयिक संरचना का सिद्धांत है, उसमें अर्थ हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब जो मूल्य हैं उनका इन्होंने डायमेंशन प्रस्तुत किया है। डायमेंशन का मतलब संस्तरण, सोपान या आयाम। संस्तरण का मतलब उनका क्रम है, यानी कौन से मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है, कौन से मूल्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। हिरार्की जिसको कहेंगे, यानी मूल्यों की हिरार्की या डायमेंशन जो है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए इसमें 3 तरीके के उन्होंने आयाम या संस्करण बताए हैं। पहले नंबर पे जैविक यानी बायोलॉजिकल मूल्य बताए हैं, दूसरे नंबर पे सामाजिक मूल्य या सोशल मूल्य, और तीसरे नंबर पे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल मूल्य बताए हैं। जिसमें स्पिरिचुअल मूल्य जो 3rd नंबर पे है वही सर्वोच्च मूल्य होता है, यानी सर्वोच्च या उच्च स्तर का मूल्य आध्यात्मिक मूल्य होता है। बायोलॉजिकल मूल्य में स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा, निरंतरता, उपयुक्तता से संबंधित मूल्य जो है बायोलॉजिकल मूल्य होते हैं, जिसको प्रथम श्रेणी के मूल्य बोला जाता है। द्वितीय श्रेणी के मूल्य सोशल सामाजिक, जिसमें संपत्ति, प्रेम, परिस्थिति और न्याय आते हैं। और जो सर्वोच्च मूल्य यानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, उसमें सत्य, सौंदर्य, सुसंगति और पवित्रता के मूल्य आते हैं। अब जो बायोलॉजिकल मूल्य हैं उनका एम क्या होता है और उनके गुण क्या होते हैं। तो एम उनका है जीवन निर्वाह तथा अग्रगति। जीवन निर्वाह यानी जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी मूल्य होते हैं वो जैविक मूल्य होते हैं। अग्रगति का मतलब आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जीवन निर्वाह के लिए जो जैविक मूल्य है उनका एम ये होता है। और सामाजिक मूल्य का एम होता है सामाजिक संगठन तथा व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है। उसी तरीके से आध्यात्मिक मूल्य का जो एम होता है वो आत्मलोकातीकरण यानी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक चीज़ों को बना के रखना, ये जो है आध्यात्मिक मूल्य का उद्देश्य होता है। अब जैविक मूल्य के जो गुण होते हैं वो क्या हैं? जैविक मूल्य के गुण हैं, ये साधन मूल्य हैं, बाह्य मूल्य हैं और क्रियात्मक मूल्य हैं। जैविक मूल्य और सामाजिक दोनों ही जो है साधन मूल्य हैं, बाह्य मूल्य हैं और क्रियात्मक मूल्य हैं। जबकि आध्यात्मिक मूल्य स्पिरिचुअल वह साध्य मूल्य की कैटेगरी में आते हैं, अंतर्निष्ठ हैं और लोकातीत हैं। ठीक है। तो देखिए इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमेंशन में सबसे उच्च स्तर का मूल्य कौन सा है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है या जैविक है। जैविक है तो हम लगाएंगे आध्यात्मिक है। या इस पर भी पूछ लिया जाता है कि जो क्रम दिया है वो बताइए, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है। या इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सामाजिक मूल्य जो द्वितीय श्रेणी के हैं उसका उद्देश्य क्या है। या ये पूछ लिया जाता है कि जो सामाजिक मूल्य है वो साध्य हैं या साधन हैं, तो हम लोग साधन पे लगाएंगे। या पूछ लिया जाता है क्रियात्मक मूल्य तीनों मूल्यों में से कौन सा है, तो हम लगाएंगे, या कोई 2 दे दिए जैविक और सामाजिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, या जैविक और आध्यात्मिक, तो हम लगाएंगे जैविक और सामाजिक मूल्य जो है ये जो है क्रियात्मक मूल्य है। इसी तरीके से आध्यात्मिक मूल्य में गुणों पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये आध्यात्मिक मूल्य साध्य हैं या अंतर्निष्ठ हैं, ये लोकातीत हैं। तो हर दृष्टि से ये पूरा जो डायग्राम आपको बना कर दिखाया गया है, हर एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, और तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए।
अब देखिए इन्होंने एक बात बोली है कि मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है। जो मूल्य होते हैं वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, यानी उसमें कोई कमी नहीं होती, और वो जो है समाज के लिए उन्नति प्रगति के लिए काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है, ऐसा किसने कहा है। इसके बाद इन्होंने एक गैर मूल्य की अवधारणा भी दी है, यानी डिसवैल्यूज। डिसवैल्यूज का मतलब एक नकारात्मक टाइप के मूल्य होते हैं जो सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशन या मानकों को मानते नहीं हैं, उसको नकारात्मक मूल्य कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण जैविकीय, मनोवैज्ञानिक और मानसिक तनाव है। जैविकीय मूल्य का कारण वो नकारात्मक मूल्य या गैर मूल्य का कारण क्या है, क्यों गैर मूल्य डेवलप होते हैं, क्यों डिसवैल्यूज डेवलप होते हैं। डिसवैल्यूज का मतलब जो समाज के नियमों के विपरीत मूल्य हैं, यानी समाज के लक्ष्यों को समाज के मानकों के अनुरूप ना प्राप्त करके कोई दूसरे तरीके के मूल्यों के माध्यम से प्राप्त करना गैर मूल्य, नकारात्मक, जो समाज को नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको नेगेटिव वैल्यूज कहते हैं। उनका कारण क्या है, जैविकीय, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस, ये जो है 3 इसके कारण हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था गैर मूल्य की अवधारणा किसने दी, या गैर मूल्य को नकारात्मक मूल्य बोलते हैं, नकारात्मक मूल्य किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने मूल्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मूल्यों में गतिशीलता होती है, यानी मूल्य चेंज भी होते रहते हैं। दूसरा, मूल्यों में सार्वभौमिकता होती है, यानी ये मूल्य सभी समाज के लिए, पूरे समाज के लिए उपयोगी होते हैं और सभी लोग इनको जानते भी हैं, उसके अनुसार काम भी करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी करते हैं। प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति होती है, यानी मूल्यों की जो है किसी प्रतीक के माध्यम से इसको प्रदर्शित भी किया जाता है। जैसे विवाह हो गया तो सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये जो है प्रतीकों के माध्यम से प्रतीक ये अभिव्यक्त किया जा रहा है कि विवाह हो चुका है। और जो चौथी विशेषता इसकी सामाजिकरण द्वारा अंतरीकरण, यानी जो मूल्य होते हैं उसको व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है, समझता है। तो चारों विशेषताएं, गतिशीलता, सार्वभौमिकता, प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति और समाजीकरण द्वारा अंतरीकरण। तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज में अर्थ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्गीकरण पर पूछा ही जाता है, विशेषता, गैर मूल्य और डायमेंशन, आयामी सोपान या संस्तरण या स्केल एंड हायरार्की, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार करें। मूल्य का मतलब होता है राधा कमल मुखर्जी। जब भी राधा कमल मुखर्जी आपको दिखाई दें और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मूल्य से संबंधित हो तो 90% वो उसी से जुड़ा हुआ होगा। अब एक और इन्होंने जो है कंसेप्ट दिया है इसमें, सामाजिक संगठन के आधारभूत प्रारूप। यहाँ देखिए, सामाजिक संगठन को वैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन देखिए, राधा कमल मुखर्जी की इंग्लिश वर्जन किताब में सोशल इंटीग्रेशन उसको शब्द यूज किया है। सोशल इंटीग्रेशन और प्रारूप को टाइप्स बोला है। ठीक है, तो सोशल इंटीग्रेशन के जो टाइप्स हैं वो 4 हैं, इसमें भीड़ है, क्राउड है, स्वार्थ समिति है, इंटरेस्ट एसोसिएशन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे समाज आता है और चौथे नंबर पर सामूहिकता आती है। ठीक है, यानी सोशल इंटीग्रेशन के 4 हैं, क्राउड, इंटरेस्ट एसोसिएशन, सोसाइटी और कॉमनलिटी यानी सामूहिकता। अच्छा, इस सामाजिक संगठन या सोशल इंटीग्रेशन में इन्होंने जो है मूल्यों का श्रेणीकरण प्रस्तुत किया है, यानी ग्रेडेशन ऑफ वैल्यू। यहाँ देखिए, ये ग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज है, जबकि वहाँ क्या था, डायमेंशन ऑफ वैल्यू। तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ डायमेंशन शब्द यूज किया गया है, मूल्यों के संस्तरण या हायरार्की या स्केल यूज किया गया है शब्द, और जबकि यहाँ ग्रेडेशन ऑफ, जब ग्रेडेशन की बात करें तो आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, मूल्यों का श्रेणीकरण या ग्रेडेशन ऑफ वैल्यू। तो भीड़ में जो मूल्य होता है वो 0 होता है, यानी भीड़ का कोई भी मूल्य, भीड़ में कोई भी सामाजिक मूल्य नहीं होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों में जो है किस में मूल्य नहीं होते हैं, तो भीड़ में आप लगाएंगे। स्वार्थ समिति में एकता, पारस्परिक सहयोग के मूल्य होते हैं, जबकि समाज में समानता और न्याय के मूल्य होते हैं। सामूहिकता में स्वतः प्रेम, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व और समानता के मूल्य देखने को मिलते हैं। और इन चारों में जो सर्वोच्च मूल्य मिलते हैं वो सामूहिकता में मिलते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है। पहले नंबर पर ग्रेडेशन में कौन है, भीड़ है या स्वार्थ समिति है, समाज है, सामूहिकता है, या इनका क्रम लगाइए, सीक्वेंस लगाइए। तो क्राउड, इंटरेस्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी,
आप लगाएंगे, या पूछ लिया था सर्वोच्च मूल्य किस श्रेणी में होता है, तो आप लगाएंगे सामूहिकता में। तो इसको भी ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ तक ये एक्सप्लेन हो गया, सिद्धांत इसके एक्सप्लेन हो गए। दूसरा आप देखिए, एक इन्होंने जो है महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट दिया था, मनुष्य और समाज तैरती हुई बाती और तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान से मूल्य रूपी, यानी इन्होंने मनुष्य और समाज की तुलना बाती और तेल से की। यानी मनुष्य क्या है, जैसे दीपक होता है, दीपक में तेल होता है और उसमें बाती होती है, वो जलती है। तो बाती क्या है, मनुष्य है, और तेल क्या है, समाज। तो जब बाती जलती है तो तेल और बाती का संपर्क चलता रहता है, तभी बाती जलती है। अगर तेल और बाती में संपर्क या आदान प्रदान नहीं होगा तो बाती बुझ जाएगी। तो यहाँ वह यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि मनुष्य बाती है और तेल समाज है। जब इन दोनों में आदान प्रदान होता है तो जो बाती जल रही है, यानी जो रोशनी हो रही है, जो उजाला हो रहा है, जो ज्योति उत्पन्न हो रही है, वह मूल्य है। वही क्या है, मूल्य है। यानी मनुष्य का समाज से जब आदान प्रदान होता है तो मूल्य रूपी अनुभव, यानी जो अनुभव व्यक्ति को मिलता है वही अनुभव क्या है, मूल्य है। समझ में आया बात, नहीं है? जो समाज से व्यक्ति का आदान प्रदान होने से जो एक्सपीरियंस, नॉलेज व्यक्ति को मिलती है, वही एक मूल्य है। वही मूल्य की तरह देखे जाते हैं, उन्हीं को मूल्य बोल रहे हैं। जो रोशनी है वह मूल्य है, ठीक है, मूल्य की तरह है। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है, मनुष्य और समाज तैरती हुई बाती और तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान से मूल्य रूपी अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाशित करती रहती है। नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाशित करती है। तो इस पर ये स्टेटमेंट अक्सर करके पूछा, तो इसको याद रखिए, बाती और तेल, यानी ये बात जो है राधा कमल मुखर्जी करते हैं। तो मैंने इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स जो है बता दिए हैं, समझा दिए हैं। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, और फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से स्प्रेड करके छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए सारा कुछ इसमें मैंने कवर किया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर राधा कमल मुखर्जी से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं होगा। 99% इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका स्प्रेड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं ये भी, ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी। ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी, इनको डीपी मुखर्जी भी कहते हैं। तो फुल नेम भी याद रखिए, डीपी मुखर्जी का नाम ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी है। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि फुल नेम जो है क्या है डीपी मुखर्जी का। तो डीपी मुखर्जी का जन्म जो है 1894 में बंगाल में हुआ था, और मृत्यु उनकी 5 दिसंबर 1962 को हुई थी। तो जन्म पर ही अक्सर पूछा जाता है। और इनका जो अध्ययन का परिप्रेक्ष्य था वो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य था, यानी मार्क्सवाद को ये फेवर करते थे, द्वंद्वात्मक बात को ये फेवर करते थे। और इनको जो है भारत का मार्क्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर, भारत का मार्क्स किसे कहा जाता है, ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी को। और ये स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहना अधिक पसंद करते थे। यानी इतना जो है उसमें थे कि खुद को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहना अधिक पसंद करते थे। अब आते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो सारी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं। पहली है बेसिक कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, 1932 में लिखी गई। दूसरी पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंसेस, 1924 में लिखी गई। तीसरी मॉडर्न इंडियन कल्चर, 1942 में लिखी गई। चौथी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ्स, 1946। पांचवी डाइवर्सिटीज़, 1958। और उसके बाद व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, 1946। सारी बुक्स इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डाइवर्सिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब इंपॉर्टेंट तो है ही। तो आप लोग याद रखिए, डाइवर्सिटीज, मॉडर्न इंडियन कल्चर, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज। अब आते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत दिया था, सांस्कृतिक विविधता का सिद्धांत, कल्चरल डाइवर्सिटीज।
इस सिद्धांत कल्चरल डाइवर्सिटीज में उन्होंने बोला है, भारतीय संस्कृति अपने आप में कुछ न होकर अनेक संस्कृतियों का पुंज है। ठीक है, यानी भारतीय संस्कृति में जो है वो कोई एक संस्कृति नहीं है, बल्कि अनेक संस्कृतियों से मिलकर ये संस्कृति बनी है, जो सदियों से उसी रूप में चलता आ रहा है। इसीलिए उसको कल्चरल विविधता बोला है, जो इनका सिद्धांत है कल्चरल डाइवर्सिटीज। नेक्स्ट जो बात इन्होंने बोली है सिद्धांत में, भारतीय संस्कृति आज जो कुछ है वह ना तो हिंदू है, ना इस्लामी, ना पश्चिमी जीवन पद्धति, और ना विशुद्ध रूप से एशिया की उपज है। ना तो इनको, चूंकि ये डाइवर्सिटीज की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को पुंज, तो किसी एक संस्कृति को ये महत्व नहीं देते हैं। ना तो बोल रहे हैं कि ये हिंदू वाली संस्कृति, ना ही इस्लाम वाली संस्कृति, ना ही वेस्टर्न कल्चर वाली संस्कृति है, ना ही कोई एशिया की उपज है या एशियन कंट्री में से किसी की संस्कृति। ये मिक्सचर है, यानी विविधता है, यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सांस्कृतिक विविधता का सिद्धांत किसने दिया, कल्चरल डाइवर्सिटीज कंसेप्ट किसने दिया। कंसेप्ट भी बोल देते हैं, कभी कभी सिद्धांत भी बोल देते हैं। या पूछ लिया जाता है कि भारतीय संस्कृति को अनेक संस्कृतियों का पुंज किसने बोला। या पूछ लिया था, स्टेटमेंट ही में ही बदल देते हैं इसको कि भारतीय संस्कृति आज जो कुछ है वह ना तो हिंदू है, ना इस्लामी, ना पश्चिमी जीवन पद्धति, ना विशुद्ध रूप से एशिया की उपज। ऐसा किसने बोला है? तो आप इसको ध्यान रखिए, अच्छे से तैयार करिए। अब कुछ महत्वपूर्ण देखिए, ये डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया, यानी ट्रेडिशन को ये बहुत महत्व मानते हैं। यानी समाज को अगर समझना है, भारतीय समाज को, तो यहाँ की जो परंपराएं चली आ रही हैं उसका अध्ययन हमें करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि परंपराओं के द्वारा भारतीय समाज को किसने समझने के लिए विशेष बल दिया है, या किसने कहा है, या किसने महत्वपूर्ण माना है। इनका स्टेटमेंट है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सके। यानी भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो उनको अगर हमें समझना है तो परंपराओं का अध्ययन हमें करना चाहिए, उसको अच्छे से समझा जा सकता है। एक और इन्होंने बात कही है कि समाजशास्त्र को परंपराओं का अध्ययन माना है। यानी समाजशास्त्र जो भी कुछ है वो परंपराओं का अध्ययन है, परंपराओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र है, ये इन्होंने माना है। तीसरा जो है बात जो है इन्होंने आधुनिकीकरण के विषय में बोली है। बोला है, परंपराओं के संदर्भ में आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट किया है। यानी आधुनिकीकरण को परंपरा के संदर्भ में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बोला है, परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई संघर्ष नहीं है। यानी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जब तार्किक आधार पर संस्कृति में नई शक्तियों का संचार होता है, यानी कोई नया उत्पादन की विधि आ गई, कोई नई डेवलपमेंट हो गया, कोई नई चेंजेस आए, नई शक्तियों का संचार होता है, तब समाज की परंपरा जो पहले से चली आ रही है वो भी बदल जाती है। और इस बदली हुई दशा को ही सरल शब्दों में आधुनिकीकरण कह सकते हैं। समझे? उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण कुछ नहीं है बल्कि बदली हुई परंपरा को ही आधुनिकीकरण बोला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बदली हुई दशा को ही आधुनिकीकरण किसने बोला है? ये संस्कृति में नई शक्तियों का संचार होने पर आधुनिकीकरण होता है, उसको इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, क्योंकि इनका परिप्रेक्ष्य द्वंद्वात्मक और मार्क्सवादी है, तो परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन का भी इन्होंने सुझाव दिया है और किया भी है। परंपराओं में भिन्न किस तरीके से परंपराओं में विरोधाभास होता है और नई परंपराएं जन्म लेते। द्वंद्ववाद क्या होता है? समाज में दो विरोधाभासी शक्तियां पाई जाती हैं, उनमें आपस में द्वंद्व होता है, उसको द्वंद्ववाद कहते हैं। मार्क्स ने उसको वाद, प्रतिवाद से संवाद बोला है। यहाँ पर इन्होंने ही, डीपी मुखर्जी ने भी परंपराओं में इसी तरीके से विरोधी परंपराओं की चर्चा की है। तो ये जो है डीपी मुखर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको जैसे भारत का मार्क्स भी कहा जाता है, इसको मैं बता ही चुका हूँ। और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य डीपी मुखर्जी के अलावा AR देसाई भी हैं जिन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया है। तो ये क्वेश्चन इन पर पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति हैं जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं, तो AR देसाई भी हैं और डीपी मुखर्जी दोनों ही हैं। तो आप लोग ये डीपी मुखर्जी को अच्छे से तैयार कीजिए और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्प्रेड करके बाद में देख सकते हैं।
तो बच्चों इसको अच्छे से करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में है ये दोनों थिंकर्स से क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ जो बताया गया उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।